सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो उसका क्या असर खादी पर होगा। या एक परिरूप जान होता है। दूसरा मिसरा है ज़हरे इश्क का दिल मेरा बैठे बैठे घबरा रहा। अब अगर उसे इस तरह से लिखा जाए कि उसका दिल बैठे बैठे घबरा है। या तीसरा मिसरा भी ज़हरे इश्क का हुई मेरी जो उसकी चार निगाह, अगर उसे तीन तरह से और लिखा जा सकता है। हुई बाहम जो उनकी चार निगाह, बाहम उनकी निगाह जो टकराई, नजरें उनकी जो बाहम टकराई, क्या फर्क पड़ सकता है। एक और मिसरा है ज़हरे इश्क शेर 55, वो मैं रोके हुए हजार रहा। क्या इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, वो रोके हुए हजार रहा, मैं को वो से अगर बदल दें और अगर इस तरह कहे गए होते तो क्या इस सूरत में भी इस मसनवी या इन मसनवियों को इतनी ही मकबूलियत नसीब होती। वो जो इन मिसरों में एक खुशखबरी सुनाई गई है जिसकी वजह से जरा सा हमारी उम्र से पहले वाली उम्र के लोग खुद अपने आप को इसमें शामिल करते हुए महसूस होते हैं कि जिस मोहल्ले में था हमारा घर और वहीं रहते थे सौदागर और एक डॉक्टर थी उनकी माँ जबी। असली खुशखबरी तो अब आ रही है, शादी उसकी नहीं हुई थी कहीं। तो उस मिसरे को अगर यूं कर दें कि जिस मोहल्ले में था हमारा घर, को अगर यूं कर दें कि जिस मोहल्ले में था उन्हों का घर, जरा सी एक तब्दीली से क्या तासीर वही रह जाती है। क्या हमारा इन्वॉल्वमेंट वही रह जाता है। क्या उसके बाद भी कारी की दिलचस्पी उसी तरह बरकरार रहती है। साफ अंदाजा होता है कि ये शायर की एक स्ट्रेटेजी या टेक्निक है जिसकी वजह से वो कारी की दिलचस्पी पैदा करने में कामयाब हुआ है। वाहिद मुतकल्लिम एक इल्तिबास, एक धोखा है जिसको बहुत सोच समझ कर बरता गया है। दरअसल वो शख्स जिसके हाथ में मसनवी की बागडोर है, जो सूत्रधार के तौर पर काम कर रहा है, वो कोई और है। जाहिर है यहाँ इन तीनों किरदारों में फर्क करना जरूरी है। अब तक इन तीनों किरदारों के रोल में फर्क नहीं करने की वजह से मसनवी की तनकीद मुतासिर हुई है। मिसाल के तौर पर मसनवी फरेब इश्क में पहले शेर से लेकर 13वें शेर तक सिर्फ शायर का अमल दखल है। यह हिस्सा हम नाक और मुनकबत से मुताल्लिक है। इसी तरह बहार इश्क में भी पहले शेर से 16वें शेर तक शायर का अमल दखल है। यह हिस्सा इस शेर पर खत्म होता है, दिल तमन्ना है वस्ले उतार बला मुश्किल ज़हरे इश्क में भी ये शायर ही है जो पहले शेर से 23वें शेर तक हुकूमत करता है। जहाँ वो वाज़ेह अल्फाज में कहता है, एक किस्सा गरीब लिखता हूँ, दास्ताने अजीब लिखता हूँ, ताज़ा इस तरह की एक आयत है सुनने वालों को जिससे हैरत। सवाल ये है कि क्या ये शख्स जो ये कह रहा है कि एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्ताने गरीब लिखता हूँ, क्या ये वही शख्स है जो ये दास्तान सुना रहा या बयान कर रहा या रवायत कर रहा है कि जिस मोहल्ले में था हमारा घर। फिर ये कौन कह रहा है कि जो माशूक के बारे में बता रहा है, मैं तो खाए हुआ था इश्क का तीर, पर हुई उनके दिल में भी तासीर। छलके आंखों के दोनों पैमाने, दिल लगा आप ही आप घबराने। बज़ाहिर ये इल्तिबास होता है कि ये दोनों एक ही शख्स हैं, यानी शायर, रावी और मरकजी किरदार, तीनों में फर्क करना मुश्किल है। ये वही टेक्निक है जो बाद में मिर्जा रुस्वा ने उमराव जान अदा में ज्यादा कामयाबी और खूबसूरती से इस्तेमाल की, जिसकी वजह से बहुत से लोग कानपुर में उमराव जान अदा का कुआं और मस्जिद तलाश करते थे। ये वो खुद नविश तवानई उसलूब है जिसकी वजह से फनपारे में खुद ब खुद हकीकत का इल्तिबास पैदा हो जाता है, लेकिन सेग़े वाहिद मुतकल्लिम की अपनी मजबूरियां और अपने हादी रुस्वा ने नॉवल की तमहीद, मुशायरे का हाल और एक बयान मिर्जा हादी रुस्वा तो नॉवल की तमहीद, मुशायरे का हाल और एक बयान लिखकर कामयाब हो गए। हाईकोर्ट राजानदा का इक़्तिबास हम सब ने पढ़ा है। अल किस्सा मुंशी साहब के शौक और मेरी इश्तियालत ने उमराव जान को मजबूर किया और वो अपनी सरगुज़श्त कहने पर मजबूर हो गई। अपनी सरगुज़श्त वो जिस कदर कहती जाती थी, मैं उनसे छुपा कर लिखता जाता था। तमाम होने के बाद मैंने वो मसौदा दिखाया। इस पर बहुत उमराव जान बहुत बिगड़ी, मगर अब क्या होता था, आखिर कुछ समझ बूझ के चुप हो रही, खुद पढ़ा और जा बजा जो कुछ रह गया था तो दुरुस्त कर दिया हमको। उनके दिल पे भी तासीर, दिल लगा आप ही आप घबराने, आप अपनी कैफियत का बयान तो नहीं कर रहे।
اسی طرح ہماداں راوی کا یہ کردار، یہ اس کے پیچھے وہ ہماداں راوی ہے جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس طرح اس لیے ہماداں راوی کا یہ کردار اس مثنوی کی کمزوری معلوم ہوتا ہے جو عرض کرنا ہے۔ یہی حال فریب عشق کا بھی ہے۔ ابتدائی 13 اشعار شاعر کی زبانی ہے، 14ویں شعر سے شعر نمبر 415 تک مرکزی کردار کی زبانی ہے، اور آخری 3 شعر میں راوی اس پورے عمل پر اپنی رائے دیتا ہے۔ کمنٹ: نہ لگائے کہیں طبیعت کو، کبھی بھولے نہ اس وصیت کو، ان سے مل کر نہ جی گمائے کبھی، مرد کے فقرے پر نہ آئے۔ اگر صاحب عرض کرتا ہوں کہ مرد کے فقرے پر نہ آئے کبھی، کرتے ہیں یہ دغا حسینوں سے، الحذر ان تماش بینوں سے۔ کرتے ہیں یہ دغا حسینوں سے، الحذر ان تماش۔ واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مرکزی کردار کے الفاظ نہیں ہیں، یہ مین کریکٹر جو ہے اس کے الفاظ نہیں، جس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ بھر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھر گیا دل جب ان کی صحبت سے، ہو گئی نفرت ان کی صورت سے، نہ مزہ میں نے ان میں جب پایا، اور معشوق سے دل الجھایا، وہی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہ لگائے کہیں طبیعت کو، کبھی بھولے نہ ان۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری 3 اشعار یعنی نہ لگائے کہیں طبیعت کو ان اشعار کے رد عمل میں کہے گئے، اور تانیسی نقطۂ نظر کی نمائندگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، تانیسی اسٹڈی آپ کر لیں تو کیا کہنے ہیں کہ تانیسی نقطۂ نظر کی نمائندگی کرتے ہیں بقول غالب، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا، لیکن مثنوی زہر عشق میں بے ثباتی دنیا کا جو مضمون بیان ہوا ہے وہ بہار عشق یا فریب عشق کی طرح الگ سے نہیں بیان ہوتا۔ اب یہ حصہ ہے جو راوی کی زبانی کنکلوڈنگ ریمارکس کے طور پر آتا ہے، لیکن نامعلوم اسباب کی بنا پر درمیان میں آ گیا۔ یہ کلاسیکل غزل کے مضامین ہیں جو انہی لفظیات میں بیان ہوئے ہیں، اس اعتبار سے اس مثنوی میں مسفٹ نظر آتے ہیں، لیکن اس مسفٹ ہونے کے اندر سے وہ تضاد اور تصادم ابھرتا ہے جس نے اس مثنوی کو آج کے قاری کے لیے بامعنی بنا دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شوق کی یہ مثنوی یعنی زہر عشق اور ان کی دوسری مثنویاں کیا صرف عشقیہ کہانیاں ہیں؟ جو بات قاری کو پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ اس مجازی عشق میں کبھی کبھی عشق حقیقی، کبھی بے ثباتی دنیا، اور کبھی جن سے مخالف سے نفرت کا جذبہ کہاں سے در آتا ہے۔ یہ تینوں باتیں ان مثنویوں میں جسمانی عشق کے تضاد کے طور پر سامنے آتی ہیں، اور انہی کی کشمکش اور تناؤ سے اس مثنوی کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ اتنی سی بات۔ ان تینوں مثنویوں کے مرکزی کردار ایک منفعل یعنی پیسو شخصیت کے مالک نظر آتے ہیں۔ یہ صرف میں ہیں، میں